नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी आपके जो यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं उन सबसे संबंधित आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारा कंटेंट फ्री में अपलोड कर दिया है, चैनल पर आप जाकर देखें। आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है। तो आज के वीडियो में बात होगी स्त्री विमर्श या स्त्री चिंतन पर। तो यहाँ पर जो है आप थंबनेल देख के आए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस बारे में यहाँ पर विस्तार से बात होने वाली है। अब आपने देख के भी पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि मैंने खुद लिखे थे। तो आपकी जो है, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे या असाइनमेंट लिखेंगे तो आपकी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं स्त्री विमर्श या स्त्री चिंतन है क्या। अब देख रहे होंगे आप, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्त्री और दूसरा विमर्श। अब स्त्री जो है जाहिर सी बात है नारी कह लीजिए इसको, ठीक है। अब विमर्श की बात क्या है? विमर्श यानी कि किसी बात पर चिंतन करना। किस बात पर? स्त्री से संबंधित जो विमर्श हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, उस पर चिंतन मनन हो रहा है, उसको कहते हैं स्त्री विमर्श। तो आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है स्त्री अस्मिता या स्त्री विमर्श या स्त्री कविता, तीनों समान अर्थ रखते हैं को केंद्र में रखते हुए जब हम जेंडर की और कविता के रिश्ते को परखना चाहते हैं तो हमारी पड़ताल स्त्रीवाद या नारीवाद की विभिन्न धाराओं से और विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। ये कुछ मैंने प्रस्तावना बांधने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इन्हें एज इट इज़ चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो कंठस्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए। स्त्री विमर्श को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्त्री अधिकारों के विकास की पृष्ठभूमि को जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो हम स्त्री विमर्श को आगे नहीं समझ सकते। उसकी पीड़ा के पुरजोर अभिव्यक्ति देने वाले फेमिनिस्ट डिस्कोर्स साहित्य को प्रभावित करते रहे हैं। बौद्धिक प्रतिबद्धता एवं राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्त्रीवाद स्त्री की जागरूकता का माध्यम बना है। स्त्री को अपनी बात रखने का मौका मिला है। आगे लिखा है यह स्त्रीवाद मुख्य धारा में व्याप्त पितृसत्ता यानी जहाँ पर पैट्रियार्की हो का विरोध करते हुए उसके मौलिक अधिकारों को केंद्र में लेकर आता है। किसके मौलिक अधिकारों को? स्त्री के मौलिक अधिकारों को। कविता और अन्य साहित्य में स्त्री के अधिकारों की सक्रिय पैरवी की गई है। इस सब से समाज के स्थापित ढांचे में तोड़फोड़ तो हुई है। अब आगे बात करते हैं कैसे जो है स्त्री विमर्श शुरू हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि स्त्री विमर्श शुरू कहाँ से हुआ था या फिर स्त्री चेतना की बात सबसे पहले किस ग्रंथ में की गई थी, तो ये जो है मैं आपको बता दूं, आपने सुना भी होगा या नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि जो द सेकेंड सेक्स एक पुस्तक लिखी गई थी, द सेकेंड, जिसका हिंदी में भी अनुवाद है। हालांकि ये पुस्तक सिमोन ने लिखी थी, जो कि अंग्रेजी कवित्री थी या फिर अंग्रेजी लेखिका थी, तो उनके द्वारा ये लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अनुवाद है स्त्री उपेक्षिता नाम से। स्त्री उपेक्षिता, ये हिंदी में इसका अनुवाद है, आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। स्त्री उपेक्षिता। अब ये किया किसने है? ये प्रभा खेतान द्वारा हिंदी में अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी स्त्री की अपनी इच्छाओं, कामनाओं, आत्मपरिभाषा, अस्तित्व को लेकर स्त्री की बढ़ती जागरूकता की गवाह रही और हिंदी साहित्य में भी इसकी प्रतिध्वनि अनेक स्त्री रचनाकारों के लेखन में मिलती है। जैसे कि प्रभा खेतान की मैंने बात करी, जहाँ से शुरुआत हुई है। फिर लिखने वाली तो सविता सिंह भी हैं जो अभी जीवित हैं। ममता कालिया ने भी काफ़ी लेखन कार्य किया है स्त्री विमर्श पे। एक और तो साहित्य में इस स्त्री स्वर का उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ, तो दूसरी ओर उसे पश्चिमी स्त्रीवाद या आयातिक विमर्श कहकर खारिज करने की भी बहुत कोशिश की गई। आगे लिखा है चिंतन की सभी शाखाओं यानी ब्रांचेस, जो इसकी शाखाएं हो सकती हैं, में पूर्व और पश्चिम के विचारों की स्थापना दो ध्रुवों यानी दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में हुई और उन्हें एक दूसरे के विरोध में स्थापित किया गया। किंतु पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा के प्रचार से और तकनीकी की नई सुविधाओं के आने से पूरे विश्व का आपसी संवाद बढ़ा और दुनिया भर की औरतें एक दूसरे के साथ आकर मिल गईं, यानी एक दूसरे के साथ अपने विचार भाव जो है साझा करने लगी, शेयर करने लगी अपने अनुभवों को। आजकल की स्त्री विमर्श इसी का प्रमाण और संकल्प है। आगे लिखा है स्त्री विमर्श की मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या प्रमुख है, सुनिए जरा। स्त्री, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि स्त्री विमर्श की मूल प्रवृत्तियों में प्रमुख है लिंग और जेंडर का संबंध। तो कौन राइटर हैं? सिमोन द बोर, इनका मैंने आपको पीछे बता दिया है। इन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती
बना दी जाती है। वन इज नॉट वॉर्न बट रादर बिकम्स अ विमेन, यानी कोई स्त्री पैदा नहीं होती, उसको बना दिया जाता है। दूसरी बात कही गई है कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री के स्त्रीकरण की प्रक्रिया भयावह है। स्वतंत्र अस्मिता का विचार हो या पारिवारिक मान मर्यादा की कसौटियां, स्त्री से सदा यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज द्वारा निर्धारित कुलशील, ये हमेशा किससे अपेक्षा की जाती है? स्त्री से, कुलशील की परंपराओं का पालन करेगी। आगे लिखा है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ने क्या माना है कि अपने पति और बच्चों की सेवा से बढ़कर स्त्री जीवन की कोई और सामाजिक उपादेयता नहीं है। ये बात आप देख सकते हैं कि कितने महान विचारक या विद्वान रहे हैं ये, इनकी भी जो मानसिकता है वो किस तरह से स्त्री विरुद्ध दिखाई देती है कि इतने बड़े विचारक होने के बावजूद भी इनकी स्वतंत्र मानसिकता नहीं है, यानी इन्होंने स्त्री के प्रति एक वही दृष्टि अपना रखी है जो बाकी समाज में लोगों ने अपनाई हुई है। औरत के मामले में अन्यता यानी द अदर का सवाल इतना निरपेक्ष और अपने आप में पूर्ण है कि इसलिए उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। परंपरा, मिथक और इतिहास के हजारों पृष्ठ स्त्री के प्रति भेदभाव से रंगे हुए हैं। आगे बात करें तो आगे लिखा है सिमोन का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि इतिहास में हमेशा से औरत पुरुष के अधीनस्थ रही, यानी अधीन रही है। असमानता का पहला पाठ स्त्री के स्त्रीकरण की प्रक्रिया से ही शुरू होता है, जब उसे समाज द्वारा या सबसे पहले तो उसके स्वयं के जो परिजन होते हैं, घर वाले होते हैं, वही उसे स्त्री बनाने की कोशिश करने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, ज़्यादा हंसो मत, खुलकर मत हंसो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो या फिर ऐसे बोलो। ये सब बातें जो हैं स्त्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। असमानता का पहला पाठ यही होता है। अगर आज हम मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर देखें तो वह पुरुष वर्चस्व को स्थापित करने और पुरुष को सामाजिक गतिविधियों से बहिष्कृत करने का इतिहास है। स्त्रीवादी चिंतन में एक और आधारभूत तत्व है, क्या है? वह है सार्वभौम बहनापा। अब यहाँ पर एक शब्द नया आया है, सार्वभौम बहनापा, यानी कि यूनिवर्सल सिस्टरहुड, यानी कि एक बड़े स्तर पर, एक बड़े दायरे में जो है स्त्रियां एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रही हैं, अपनी परेशानियां बांट रही हैं और समझ भी रही हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रही हैं हर स्तर पर। उनके साथ अगर कोई घरेलू हिंसा हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको दूसरी स्त्रियां समझ रही हैं और उसकी मदद के लिए आगे आ रही हैं। तो ये क्या होता है? सार्वभौम बहनापा, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल सिस्टरहुड कहते हैं। आगे बात आई है विश्व भर की स्त्रियों ने एक दूसरे की मुक्ति के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना स्वीकार किया। सभी स्त्रियों ने महसूस किया कि अलग अलग सामाजिक ढांचे में वे बार बार चली गई हैं। उनके विशेष स्त्री अनुभव, उनकी यातना और पीड़ा उन्हें एक दूसरे से अभिन्न करते हैं। इसे अपने मुक्ति अभियान में भी वह एक दूसरे के साथ साझेदारी अनुभव करती हैं। यदि हम गौर से देखें तो स्त्री विमर्श ने दुनिया के तमाम वंचित समाजों की पीड़ा और मुक्ति प्रयासों में अपनी भागीदारी निभाई है। तो यही होता है सार्वभौम बहनापा, यानी एक बड़े स्तर पर, बड़े दायरे में जाकर स्त्रियों की बातें सुनना और उन पर एक आंदोलन आदि करना अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो स्त्री विमर्श एक ऐसी सभ्यता विमर्श बन गया है जो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सबको अपनी अभिव्यक्ति के अवसर मिलें, यानी ऐसा समाज जहाँ पर सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, किसी भी आधार पर व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की चेतना को, यानी किसी भी तरह से उसके मन को कष्ट ना पहुंचाया जाए, चोट ना पहुंचाया जाए। यह एक रल-मिल यानी मिला जुला समाज की संकल्पना है जिसमें भेदभाव और शोषण के स्याह अध्याय यानी काले पन्ने लुप्त हो जाएं। तो अगर समाज ऐसा बन जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगेगा, इतना उदार हो जाएगा, स्त्री के प्रति भी उसका दृष्टिकोण बदलेगा, तो जो पहले से आ रही बातें चली आ रही थी, जो हमारे इतिहास ग्रंथों में कही गई हैं बातें या फिर भिन्न भिन्न जगह पर, तो वो जो है बदल जाएंगी, वो बातें भी खत्म हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। आगे लिखा है आधुनिक समय में पश्चिम में व्यवस्थित ढंग से स्त्री चिंतन की जो शुरुआत हुई उसका संबंध, अब ये बात जो है शुरू हो रही कि किस तरह से ये चिंतन शुरू हुआ है, उसका संबंध सन 1792 में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक कौन सी है? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से मानी जाती है। ये पुस्तक भी आप याद कर लीजिए और इसकी लेखिका कौन है, उनका नाम भी आप याद कर लीजिए। मैरी ने अपनी पुस्तक में स्त्रियों को पुरुषों से कमतर मानने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार स्त्री की सामाजिक
हैसियत में जो कमी है वह शिक्षा के अभाव के कारण है, और इसलिए मैरी ने स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों की पैरवी की। बाद में स्त्री मुक्ति के जो आंदोलन हुए, उन्होंने मैरी के तर्कों को अपनी पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इन विचारों को व्यापक स्वीकृति पाने में लगभग 1 शताब्दी का समय लग गया। यानी 1 शताब्दी यानी 100 साल का समय। जो मैरी ने ये बात कह दी थी 1792 में अपनी पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में, लेकिन इस बात को समाज ने अपनाने में, अन्य स्त्रियों के पास ये बात पहुंचने में कितना समय लग गया? 100 वर्षों का समय, जब उनकी मौत भी हो चुकी होगी। तो आप समझिए किस तरह से ये एक लंबा दौर रहा है स्त्री शोषण का। ऐसे ही स्त्री विमर्श शुरू नहीं हुआ, इसको भी शुरू होने में काफ़ी समय लगा है, काफ़ी लोगों का संघर्ष इसमें रहा है। आगे कुछ नाम आए हैं महत्वपूर्ण, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा एज इट इज़। लिखा है एमिली डिकन्सन, वर्जीनिया वुल्फ, सिल्विया प्लाथ। तीनों लेखिकाएं जो रही हैं, इनके समयकाल के बारे में लिखा है कि इनका समयकाल 1882 से 1963 के बीच का रहा। इन्होंने क्या किया? अपने साहित्य और जीवन में दर्द की जो तस्वीर बनाई है वह लिंग आधारित सामाजिक विषमता की ही उपज है। विश्व साहित्य ने इन रचनाकारों के अलावा बहुत सी स्त्रियों ने स्त्री समानता की बात की। केवल स्त्रियां ही नहीं, कुछ पुरुष विचारकों ने भी स्त्री अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और स्त्री विमर्श में हिस्सा लिया है। कौन ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर आया है? नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। मानते हैं कि स्त्री की रुचि, क्षमता, इच्छा को पुरुष से अलग परखा ही नहीं गया। उन्होंने माना है कि स्त्री के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी तो उससे जो है ऐसा जीवन मिल ही नहीं सकता है। उन्होंने स्त्री पराधीनता के अलग अलग आयामों की संवेदनशील चर्चा की और इसके लिए समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे बात हुई है कि पश्चिम में चिंतन और दर्शन की विविध धाराएं जो चल रही थीं, उनमें स्त्री जीवन की विडंबनाओं को देखा गया और अपनी अपनी दृष्टि से स्त्री मुक्ति की प्रस्तावना रखी गई। अब इसमें कौन कौन सी धाराएं सामने आई ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है उदारवादी स्त्रीवाद। उदारवादी स्त्रीवाद। दूसरा है रेडिकल स्त्रीवाद। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। रेडिकल यानी जहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच जाती हैं, अतिवादिता आ जाती है, यानी फिर वो किसी भी स्तर पर दूसरों की बात सुनने पर राजी ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी रही थी स्त्रीवाद की। आगे आता है मार्क्सवादी स्त्रीवाद। ये स्त्रीवाद के प्रकार भी आप कह सकते हैं। अगला आता है मनोविश्लेषणवादी स्त्रीवाद। अगला आता है उत्तर आधुनिक स्त्री विमर्श, और इसी के साथ अंतिम जो आता है वो आता है ब्लैक स्त्रीवाद। अब इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। स्त्रीवाद इतिहास में एक अहम स्थान ये सारे स्त्रीवादी धाराएं रखती हैं। इस ब्लैक स्त्रीवाद ने नस्लवाद, लैंगिकता और वर्ग विषमता जैसे तत्वों को एक साथ जोड़ा। इसके समर्थकों ने माना कि सामाजिक शक्ति के ढांचे में एक ब्लैक या अश्वेत की स्थिति श्वेत स्त्री से बहुत भिन्न है। अब बात आती है 60 के दशक में सिविल राइट्स आंदोलन में अनेक अवधारणाओं की, चाहे वो लैंगिक हो या नस्लवाद की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में, यह यानी ब्लैक स्त्रीवाद अस्तित्व में आया था। समय की दृष्टि से पश्चिम में स्त्रीवाद के 3 चरण मानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे चार्ट बना के नोट कर लीजिएगा। अब क्या क्या चरणों के माध्यम से जो है डिवाइड किया गया स्त्रीवाद को। पहला था फर्स्ट वेव, जिसको पहली लहर कह लीजिए। दूसरा सेकेंड वेव, ऑब्वियस है। तीसरा थर्ड वेव। इनका समय काल भी बताया जाएगा और उस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी स्त्री विमर्श को लेकर, वो बात भी आगे विस्तार से मैं करने वाली हूँ। तो आगे आया है कि पहली लहर में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या हुआ। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीछे का जितना वो बताया गया है वो पहली लहर की ही बात हुई थी। तो यहाँ पर लिखा है यह 19वीं सदी के प्रारंभ में आया था। आप समय नोट कर लीजिए कि इसका समय काल क्या था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से आया और मध्य तक चला। उस समय स्त्री के लिए पुरुषों के समान अधिकार, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार, शिक्षा के समान अधिकार जैसे विषयों पर बात उठी। ठीक है, यह समय स्त्री के स्वतंत्र अस्मिता की पहचान का रहा और स्त्री अधिकारों को मुख्यता दी जाने लगी। ये बातें, ये विषय उठाए गए पहली लहर के अंतर्गत, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था और उसके मध्य में जाकर खत्म हो गया था। अब बात करते हैं दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव में क्या हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हुई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी लहर में क्या हुआ, इसका समय जो है 20वीं सदी के 6ठे दशक से प्रारंभ होता है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो ये समय भी आप याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद की स्थितियों ने स्त्री को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला, क्योंकि भुखमरी, बेगारी, बेरोजगारी ऐसी बढ़ गई थी कि अब स्त्रियों को भी बाहर निकलकर कमाने का कार्य करना पड़ा। क्योंकि अब जो है
धन अर्जन करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। क्यों? क्योंकि खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तो जब स्त्रियाँ बाहर निकलीं तो क्या हुआ देखिए, तो उन्होंने बाहर जाकर कार्य किया। अब कैसे कार्य किए? हर तरह के कार्य जो पुरुष आदि भी करते थे। तो उसमें से एक आता है कि महिलाएँ कारखानों में भी कार्य कर रही थीं, और दूसरी बात हुई है शिपयार्ड में भी काम किया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। शिपयार्ड, शिपयार्ड यानी कि जहाँ पर जहाज आदि बनते हैं, ठीक है? तो उनको बनाने का कार्य भी, जो भारी भरकम सामान आदि उठाना पड़ता है, वो कार्य भी स्त्रियों ने किया। तो अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ क्लैरिटी आपको आ रही होगी कि कार्य तो स्त्रियाँ सारे पुरुषों वाले ही कर रही हैं। ये बात उन्हें भी अब धीरे-धीरे महसूस हुई कि वो जो है शारीरिक तौर पर भी पुरुषों से कमज़ोर नहीं है, बस उन्हें समाज ने ही इस तरह से बना दिया है, इस तरह से उन्हें स्त्री बनाया गया है कि वो खुद को सदैव एक कमज़ोर ही व्यक्ति मानती रहें और समाज का एक कमज़ोर हिस्सा ही सदैव बनकर रह जाएं। ये समाज द्वारा किया गया था। तो अब ये बात स्त्रियों को महसूस हुई। अब घरेलू हिंसा और अपमान झेलती स्त्री के लिए नए कार्य क्षेत्र तो खुले, किंतु उन्हें श्रम का उचित पारिश्रमिक यानी सैलरी नहीं मिली। अब यहाँ पर बात आई, उचित पारिश्रमिक नहीं मिला। कार्य तो उनसे सारे वही कराए गए जो पुरुष करते थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पुरुषों को उसी कार्य के लिए 100 रुपये मिल रहे हैं तो महिलाओं को 50। अब ये तो एक तरीके से ज्यादती हो गई कि कार्य तो सारा मतलब वही करवाया जा रहा है इनसे जो पुरुष वर्ग करता है, लेकिन इनके वेतन में कटौती कर ली गई। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियां हैं। तो अब इस बात पर भी जो है सवाल उठा है। शोषण के विरुद्ध रूप बढ़ने लगे और स्त्रियों को लिंग आधारित असमानता तीव्रता से महसूस होने लगी। बेटी फ्राइडन ने सन 1963 में एक पुस्तक लिखी, द फेमिनिन मिस्टिक, लिखकर इस युग में स्त्री आंदोलन की सैद्धांतिकी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य स्त्री लेखिकाएं हैं, कौन कौन है आप नाम याद कर लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका में विशेष रूप से ऐसे स्त्री मुक्ति आंदोलन सक्रिय हो रहे थे जो उग्रता से पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे थे। इसी तरह विश्व भर में अनेक छोटे बड़े स्वायत्त आंदोलन भी, स्वायत्त यानी जो स्वयं से उपजे हों, भी शुरू हुए, जो परिवार और उनके बाहर स्त्री की सामाजिक हैसियत पर बहस खड़ी कर रहे थे। इसके मुख्य मुद्दे थे क्या? तलाक। अब किसी स्त्री के साथ ऐसी जो बातें आ रही हैं, इसीलिए इनको स्वायत्त कहा गया, जो एक मतलब इंडिविजुअल कोई स्त्री ने शुरू किया है। गर्भ निरोध का अधिकार, स्त्री यौनिकता, प्रजनन और स्त्री स्वास्थ्य से ये सारी बातें संबंधित थीं। इन पर भी आंदोलन अब शुरू हो गए थे। इसी समय स्त्रियों ने स्वयं को युद्ध विरोधी नागरिक आंदोलन से भी जोड़ा। स्त्री मुक्ति के संदर्भ में सामाजिक स्तर पर यह सबसे उर्वर यानी फर्टाइल और गतिशील समय रहा। यानी यहाँ पर जो है एक तरीके से स्त्री विमर्श जो है काफ़ी आगे चढ़कर यानी आगे आकर बोल रहा था। ये बातें काफ़ी समाज में ऊपर उठ रही थी और धीरे धीरे इस बात को यानी स्त्रियों को बल मिल रहा था और उनकी क्षमताओं को वो खुद भी समझ रही थी और समाज भी अब समझने लगा था कि अब स्त्रियां जो है इस तरह से अपने हकों के लिए मांग कर रही हैं। तो मध्यम वर्ग की महिलाओं की आकांक्षाओं और अवसरों के साथ जुड़े होने के कारण इस स्त्रीवादी आंदोलन का काफ़ी विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग जो होता है, उसी की मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ इस तरह के भेदभाव अधिक होते हैं। उन्हें जो है शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है और गर्भ निरोध, ये जो समस्याएं हैं, प्रजनन का अधिकार, ये सब भी उनसे छीन लिए जाते हैं। तो इन सबको अब धीरे धीरे काफ़ी जोर मिलने लगा। अब इन सब का विरोध बढ़ चढ़ कर खुलकर स्त्रियां करने लगी। क्यों? क्योंकि और जो धीरे धीरे आंदोलन उभर रहे थे ना, उनसे इन स्त्रियों को काफ़ी बल मिला अपनी बात उठाने का। स्त्री अध्ययन को ज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्वीकृति भी मिली। लैंगिक अध्ययन, स्त्री अध्ययन, दोनों बातें सेम है। न सिर्फ साहित्य बल्कि भाषा। अब देखिए किन किन क्षेत्रों में ये बातें होने लगी। भाषा के क्षेत्र में, समाजशास्त्र में, भूगोल में, इतिहास में, राजनीति में, यानी अब जो स्त्रियां हैं उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिला। विज्ञान में, सिनेमा के क्षेत्र में, मीडिया में, अध्ययन के क्षेत्र में लिंग और लैंगिकता का अध्ययन है। लेकिन नारीवाद को समझने के क्रम में कहीं कहीं उग्रता इतनी बढ़ गई कि पितृसत्ता का विरोध करते करते स्त्रीवाद का तेवर पुरुष विरोधी हो गया। यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है कि यही कमज़ोर कड़ी रही किसकी? स्त्रीवाद की, नारीवाद की। कि मतलब अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात ये होगी कि स्त्रीवाद का अर्थ ये नहीं होता है कि पुरुषों का विरोध करना। पुरुष का विरोध करना स्त्रीवाद का सही अर्थ है ही नहीं। अब जब यही बात होने लगी थी कि जो पैट्रियार्की है उसका विरोध ही सीधे तौर पर कौन करने लगा था? स्त्रियां। तो यही एक कमज़ोर कड़ी साबित हुई, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था ही नहीं। उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी थी, न कि किसी वर्ग विशेष की बुराई करनी थी, विद्रोह करना था, उसके सामने आकर उनको ही दबाना था। ये स्त्री विमर्श का उद्देश्य था ही नहीं। आगे बात करें एक और मुद्दा जिसे
इस समय से संबंधित नहीं किया जा सकता है, वह था अन्य सामाजिक वर्गों की भागीदारी का। नस्ल, जाति, वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभावों को यह स्त्रीवाद अपने भीतर समेट नहीं पाया, इसलिए इसे मुख्यतः श्वेत, मध्यम वर्गीय या ऊंची जाति की स्त्रियों का आंदोलन कहकर इसकी आलोचना की गई और इसे खारिज कर दिया गया। यानी एक ये कमज़ोर कड़ी थी स्त्रीवाद की। आगे बात करते हैं, ये दूसरी लहर की बात होगी कि दूसरी लहर में क्या क्या बातें हुई थी। अब तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर का जो समय है वो 90 के दशक का समय है। अब इसमें क्या क्या हुआ? सूचना और संचार की क्रांति के परिणाम स्वरूप महिला आंदोलन में एक नई सक्रियता पैदा हुई तथा उसका दायरा भी बढ़ा। विश्व के सभी देशों की स्त्रियों ने बहनापा, कौन सा बहनापा? सार्वभौमिक बहनापा यानी यूनिवर्सल सिस्टरहुड का भाव स्थापित किया। स्त्री मुक्ति की दिशा एक रेखी यानी लीनियर ना होकर प्रकाश रेखा की तरह असंख्य किरणों में विकीर्ण होने लगी। यानी इस तरह से जैसे कोई किरण एक लंबे दायरे में यानी एक लंबे क्षेत्र में प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार अब जो है सार्वभौम बहनापा रुख ले रहा था, फैल रहा था। स्त्री पुरुष यौनिकता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लिंगोन्मुखता रखने वाले लोगों के मुद्दे भी इसमें शामिल कर लिए गए। स्त्री देह का वस्तुीकरण, क्या शब्द आया? वस्तुीकरण यानी ऑब्जेक्टिफाई करना, एक वस्तु के समान ट्रीट करना स्त्री को, जो बाजार द्वारा किया जा रहा था उसका प्रतिकार यानी विरोध भी तीसरी लहर में हुआ, 90 के दशक में हुआ। अब इसमें क्या क्या बातें आई, किन किन बातों का विरोध हुआ, ये भी आप जान लीजिए। मैरिटल रेप, सेक्सुअल हैरासमेंट जैसे ज़रूरी मुद्दे पर भी अब बात उठने लगी। इस चरण में जाति, नस्ल, वर्ग के सवालों को भी जोड़ा गया, जिससे कि आंदोलन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सका। आगे बात की गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं सभी में आधी आबादी ने बराबर के अधिकार की मांग की। आधी आबादी यानी स्त्री आबादी, 50-50 रेशियो रहता है ना, इस वजह से स्त्री ने प्रकृति के साथ भी एक अभिन्नता महसूस की और उसके संरक्षण की ओर वह अधिक प्रवृत्त हुई। इसके परिणाम स्वरूप इको फेमिनिज्म, ये अब एक नया टर्म आया है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रकृति के साथ जब अभिन्नता महसूस की तब इस नए प्रकार का उदय हुआ। इको फेमिनिज्म भी स्त्री अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। वास्तव में यह स्त्रीवादी आंदोलन एक नए शोषण मुक्त और संवेदनीय मानव समाज की संकल्पना को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा था। आगे आया है, आज हम जिस समय में रहते हैं, अब ये अभी की बात हो रही है, आज हम जिस समय में रहते हैं उसमें देश और दुनिया में कोई भी घटना और उसकी भौगोलिक सीमाओं, कोई भी घटना अगर घटती है, आप भी पता हो किस तरह से वो मीडिया के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से कैसे वो मतलब विश्व के किसी भी कोने कोने तक, गांव-गांव तक वो बात फैल जाती है कि क्या घटना घटी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी रणनीतियाँ अपना रहा है, जो कुछ भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉलो कर रहा है या फिर नई नई चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो सब चीज़ें आज गांव-गांव में फैल गई हैं। आगे लिखा है, मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी, को जब पाकिस्तान में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई तो विश्व भर में स्त्री के साहस का एक रोल मॉडल बनकर उभरी। कौन? मलाला। इनके साथ गलत हुआ है। आगे लिखा है, फ्रांस में जब जूलिया क्रिस्टेवा स्त्री चिंतन के नए आयाम खोलती हैं, कौन? जूलिया क्रिस्टेवा, आप याद कर लीजिएगा, तो उसकी चर्चा विश्व के सभी भागों में होती है। अब यही है ना, ये तीसरी लहर में तकनीकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो समाचार हैं या फिर किसी भी तरह की कोई भी घटना कहीं भी घटती है वो सुदूर क्षेत्र में पहुंच जाती है किसी ना किसी तरीके से। स्त्री चिंतन के नए आयाम खोलती हैं तो उसकी चर्चा विश्व के सभी भागों में होती है। अमेरिका की दार्शनिक और लैंगिक सिद्धांतकार जूडिथ बटलर की कलम ने स्त्री चिंतन की सोच और दिशा को विस्तार दिया और विश्व भर की स्त्रियां उससे प्रभावित हुईं। आगे बात आई, भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों से जूझते हुए भी यह समय ज्ञान के आदान प्रदान और वैचारिक ऊर्जा का समय है। एक देश में जो कुछ घटना घटती है उसकी प्रतिध्वनि दुनिया के कई कोनों में सुनाई देती है। मैं बात आपको ऊपर भी कई बार बता चुकी हूँ किस तरह से सुनाई देती है, तकनीकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आगे आया है, स्त्रीवाद में जिस बहनापे की बात होती है, सिस्टरहुड की बात होती है, बहनचारा, वह एक दूसरे के लिए संदर्भ बनती है। विश्व में सभी जगह अपने परिवेश की आवश्यकताओं के अनुसार स्त्री चेतना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कई चीज़ें, कई नाम भी बता दिए हैं लेखिकाओं के, जो कि आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर लिखा है जूडिथ बटलर, या फिर मैंने सिमोन का नाम बताया आपको, या फिर मैंने वर्जीनिया वुल्फ का नाम बताया। तो ये सब आपको याद रखने होंगे और लिख कर आने होंगे। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें जो हैं सहायक सिद्ध होती हैं। तो आगे थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, निष्कर्ष बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अगर आप असाइनमेंट लिखेंगे तो ऑब्वियस है आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन पेपर में भी अपना ये आंसर बनाएंगे तो आप बाद में निष्कर्ष तो आपको लिखना ही चाहिए। तो आप निष्कर्ष लिखेंगे कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। अंतिम पैरा है ये, यहीं पर वीडियो एंड हो जाएगी। कि स्वायत्त स्त्री संस्थाओं ने आगे बढ़कर जो
स्वयं मतलब सेल्फ रन होती हैं। स्वायत्त स्त्री संस्थाओं ने स्वयं आगे बढ़कर इस चेतना को आंदोलन का रूप दिया। किस चेतना को? स्त्री चेतना को। पूरे विश्व में इस दिशा में किए गए प्रयासों के अलग अलग परिणाम आए हैं, जो कहीं सकारात्मक हैं तो कहीं उतने प्रभावशाली नहीं भी हो पाए हैं। फिर भी यह स्त्री चिंतन, स्त्री विमर्श या स्त्रीवाद या फिर नारीवाद एक सतत यानी कि निरंतर, जो कंटिन्यू चीज़ें होती रहें, चलने वाला आंदोलन है। एक चेतना है जो स्त्री के अधिकारों की पक्षधरता हमेशा करती रहेगी। तो ये तो निष्कर्ष हो गया आपका। तो यहाँ पर वीडियो को भी एंड करती हूँ, क्योंकि टॉपिक भी आपका मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरह से बेहतर ढंग से मैंने ये लिखा है। और कुछ एक चीज़ें मैंने बाद में भी ऐड ऑन की हैं जो आपको दिखाई भी दी होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे की वीडियोज़ भी आपको अनेकों टॉपिक्स पे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।